टॉपिक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। वर्ड सुनने से समझ में आता है इंटीग्रेट करना है। इसके पहले हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, तो बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस होगा। डेफिनेशन के फॉर्म में यदि देखें, इफ डी डी एक्स ऑफ से एफ ऑफ एक्स सम फंक्शन फाई ऑफ एक्स, derivative of f of x is phi of x, then integral of phi of x is f of x, and it is written as ये symbol dx is equal to f of x, read as integration of phi of x with respect to x is f of x। अभी जो सिंबल है ऐसा जो दिख रहा है, बेसिकली समेशन एस बोलकर यूज हुआ करता था, बहुत ज्यादा यूज होते होते वो इलांगेटेड फॉर्म में ये सिंबल होते हैं। बेसिकली इट इज एस, कैपिटल एस, है ना। बनाते समय केयरफुली बनाना, ये माइंड में रखते हो कि दिस इज एस, समेशन जोड़ रहे हो। अब कोई एक एग्जांपल यदि देखें, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ e पावर x is equal to e power x, so therefore integration of e power x is equal to e power x। और एक और देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ sin x is equal to cos x, therefore integration of cos x with respect to x is equal to sin x। ये तो कुछ एग्जांपल हो गए, लेकिन यदि यहाँ डेरिवेटिव में कुछ कांस्टेंट होता तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x प्लस 5 क्या मिलता था? डेरिवेटिव ऑफ e पावर x माइनस 2 क्या मिलता था? तो इसका मतलब यदि ये दोनों पर हम डेफिनेशन अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, इसकी वजह से यदि इसको नंबर 1 ले, इसको नंबर 2 ले, तो 1 की वजह से e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस 5 ऐसा आते दिखेगा, और 2 की वजह से इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इज e पावर x माइनस 2 आते दिखेगा। तब ये तो सब अलग अलग हो जाएंगे। e पावर x का इंटीग्रल एक जगह e पावर x प्लस 5 दिख रहा है, एक जगह e पावर x माइनस 2 दिख रहा है, एक जगह e पावर x दिख रहा है। तो यदि सबको ऑब्जर्व करें तो फंक्शनल पार्ट सभी में सेम है, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कांस्टेंट की वजह से, और वो क्यों है? एज डेरिवेटिव ऑफ f of x plus c, where c is constant, यदि वही मानकर चल रहे तो this is equal to f phi of x, so therefore integration of phi of x dx is written as f of x plus c, where c is constant of integration, constant of integration। इसका मतलब जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका फंक्शनल पार्ट तो मिल जाएगा, और फंक्शनल पार्ट मिलने के बाद में उसको एक प्लस सी पुट कर देंगे, तो जो भी डिफरेंसेस होंगे वो डिफरेंसेस सब वो सी में कवर हो जाएंगे। दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अभी ये समझिए कि चलो ये एक्सप्लेन करते हैं। मान लो एक कोई वायर है जिसका लेंथ l है, ठीक है। अब ये वायर की लेंथ को यदि मान लो हमको मेजर करना है, इसका एक छोटा पोर्शन dl यदि ले लिए, तो ऐसे सारे dl 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 यदि ऐड कर देंगे तो वी गेट इंटीग्रल ऑफ dl एज l, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ dl इज l, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रल ऑफ dx बोलो क्या होना चाहिए? x। इंटीग्रल ऑफ dy y, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये समेशन है इंटीग्रेट करने का सिंबल। ये जो dx आप देख रहे हैं, dl देख रहे हैं, dx dy देख रहे हैं, ये डिफरेंशियल कहला रहे हैं। डिफरेंशियल ऑफ l, डिफरेंशियल ऑफ x, डिफरेंशियल ऑफ y। जो ddx अभी तक की यूज कर रहे थे ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था, दिस इज डिफरेंशियल। तो क्या कर रहे हैं? एक तरह से इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो दे रहे l। अच्छा, यदि मान लो कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट और dy हो, तो जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट सेफ रहता है फंक्शन के साथ, तो ये कांस्टेंट सेफ होगा,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, ऐसा पढ़ेंगे इंटीग्रल dy विच इज इक्वल टू 5y। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो c का इंपॉर्टेंस समझने के लिए कई बार हम ऐसी बात करते हैं do dy, इसका इंटीग्रेशन तो y के रेफरेंस में dy है, y के रेफरेंस में b और o कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर कर दे, do इंटीग्रल ऑफ dy क्या मिला वो, ठीक है। अब इसको ऐसे रहने दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको कपड़े पहनाना जरूरी है, क्लॉथ्स, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ बॉडी इज बॉय बट क्लॉथ इज नेसेसरी। अब जो भी हमारे इंटीग्रल के आंसर दिख रहे अलग अलग, ये अलग अलग क्यों दिख रहे, बॉडी तो वही है, e पावर x अलग अलग गेटअप में आया, ठीक है ना। कुर्ता पैजामे में आ गया, लुक चेंज हो गया, सूट बूट में आ गया, लुक चेंज हो गया, शर्ट पैंट में आ गया, लुक चेंज हो गया। तो जो भी डिफरेंसेस है वो क्लॉथ की वजह से है। यहाँ पर क्लॉथ क्या है, प्लस c 0। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ c। जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेशन में फंक्शन ऑफ x तो मिल जाएगा, उसके बाद में प्लस c पुट करना जरूरी है। तो दिस इज द रोल ऑफ c, क्लॉथ ऑफ बॉय कहो या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहो। इंपॉर्टेंस समझ में आया इसका? यस सर। ठीक, तो ये होगा बेसिक डेफिनेशन फॉर इंटीग्रेशन। अब इसके साथ एक वर्ड लगा हुआ इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट का मतलब ये जो c है हमारा, ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए तो मेथड लिमिटेड है, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए मेथड्स काफी सारी हो सकती है। तो एक ही प्रॉब्लम को यदि दो लोगों ने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया तो दोनों के आंसर्स अलग अलग आते दिख सकते हैं, लेकिन यदि उनको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो उनका जो मेन फंक्शनल पार्ट होगा दैट विल बी सेम। और जो भी डिफरेंसेस ऑकर हो रहे होंगे वो डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ले सकता है रियल नंबर सिस्टम से। बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट द इंटीग्रेशन इज रेफर्ड एज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड integral, read as integral, this is integral of phi of x with respect to x, sin function dx। तो integral of function with respect to x and process of finding integral is called integration। वो मेंशन कर दो, note the process of finding integral is called integration। And because of c it is called indefinite integral or indefinite integration। एलिमेंट्री इंटीग्रेशन फॉर्मूले जो बेसिक डेरिवेटिव के रूल्स हैं उनसे जितने हमको इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले मिल जाते हैं पहले वो डिस्कस करते हैं, और फिर जैसे जैसे एक एक टाइप आगे बढ़ते जाएंगे वो फॉर्मूले में और एडिशंस होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं ddx ऑफ x पावर n। ये पता है हमको, बोलो। तो देयरफॉर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ n x पावर n माइनस 1। अब हम बाद में थ्योरम्स पढ़ेंगे कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन यदि हो तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर रखा जा सकता है। तो वैसे ये कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, x वेरिएबल है n कांस्टेंट है, तो n को बाहर ले लिया, x पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू x पावर n। n को डिवाइड भी कर देते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ x पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू x पावर n अपॉन n। अब ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल ऑफ x पावर n माइनस 1 का। यदि इसको इंटीग्रेट करना हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो आंसर इज x पावर n अपॉन n। चलो कुछ आंसर तो अभी इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 7, x पावर कैसे x पावर 7 का इंटीग्रेशन x पावर 7 होगा। तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ जो पावर है उसको कैसे देखना, एक कम करके देखना, और उसके बाद में n डिसाइड होगा और फिर हम आंसर देंगे। तो 7 को कैसे देखेंगे आप, 8 माइनस 1,
ठीक है। तो ये जो काम है, ये काम करने को थोड़ा सा समय लगता है, तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं। इतना सोचने के बजाय इसको जनरलाइज कर लेते हैं। क्या समझ में आ रहा है? जितना पावर है उससे एक यहाँ ज्यादा है और वो डिनोमिनेटर में, तो हम इसको जनरलाइज करते हैं। इन जनरल इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब तुरंत बोला जा सकता था इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 7 x पावर 8 अपॉन 8, ठीक है। और x पावर माइनस 1 पूछा तो x पावर माइनस 1 पूछा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर मीनिंगफुल होने के लिए n शुड नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ कंडीशन लिखना पड़ेगा n शुड नॉट इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तभी ये मीनिंगफुल होगा जब हम n प्लस 1 लिख रहे हैं। यहाँ पर भी n शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी n शुड नॉट इक्वल टू 0 यानी x पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन इससे नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसके कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं छोटे छोटे से। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5 x पावर 6 बाय 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिखना नहीं भूलना चाहिए, प्लस c। एक बार फार्मूला डिराइव हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 3 माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 6 अपॉन माइनस। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1 बाय 3 x पावर डायरेक्ट होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज 1 बाय 3 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 3 प्लस 1 और फिर बाद में सॉल्व करके बताओ। x पावर 4 बाय 3 अपॉन 4 बाय 3 प्लस से बाद में इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट x इसको x पावर हाफ समझेंगे, हाफ प्लस 1 3 बाय 2 x पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 प्लस ये सब इसी से आ रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रूट x ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो गया। अब जब उसका इंटीग्रेशन करूंगी तो x पावर माइनस हाफ प्लस 1 कैसे कर रहे हैं? x पावर 1/2, हाँ x पावर 1/2 अपॉन 1/2 डायरेक्ट लिख दें। चलो नहीं तो इसको लिख कर बताते पूरा। x पावर माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू x पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 which is equal to x power half upon half which is equal to 2 root x plus c, 2 root x plus c। कई बार 1 upon root x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बोलकर भी लिखा जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से आता है। तो x के कोई भी पावर हो एक्सेप्ट -1 के लिए काम नहीं करेगा। x के कोई भी पावर हो एक्सेप्ट -1 तो ये फॉर्मूला काम करेगा इंटीग्रल इवैल्यूएट करने के लिए। सफिशिएंट पॉजिटिव पावर ले लिए, नेगेटिव पावर ले लिए, फ्रैक्शंस ले लिए, पॉजिटिव फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन सब जगह काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा और एक और ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx कैसा है। ये फॉर्मूला लगा के बताओ कैसे आया। ये फॉर्मूले में फिट हो रहा है कि क्या है इसके सामने 1 को कैसे लिख सकते हैं x पावर 0, वेरी गुड, x पावर 0 ये जो 1 है उसको लिख सकते हैं x पावर 0 और अब लगा दो फॉर्मूला n 0 हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज x अपॉन 1 x प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 1, ठीक है। चलो सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। ddx ऑफ log x is equal to 1 by x, therefore integration of 1 by x with respect to x is log x plus c। तो जो कमी यहाँ थी n -1 नहीं हो सकता था इसमें, वो कमी यहाँ से पूरी हो रही है। इसका मतलब क्या है x पावर -1, तो जब x पावर -1 हो इसका मतलब 1 अपॉन x हो तो उसका इंटीग्रल इज log of x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x, इंटीग्रल ऑफ 1 by x इज log x।
डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? बोलो। हाँ, तो ये इसकी वजह से मतलब तुम इसको ऐसा नहीं लिखोगे x पावर -1 का इंटीग्रल, वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। x पावर -1 का इंटीग्रल विल बी log x प्लस c, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? यहाँ पर कंडीशन है n इज नॉट इक्वल टू माइनस, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो फंक्शन विल नॉट डिफाइन। तो जनरली प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसको 1/x के फॉर्म में ही देखते हैं। यदि नेगेटिव पावर दिखता भी होगा तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ a पावर x log a, ये डेरिवेटिव हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x log a dx इज इक्वल टू a पावर x। अब log a तो कांस्टेंट होगा, log a को बाहर कर दो, कांस्टेंट के log a को बाहर, तो log a इनटू इंटीग्रल ऑफ, क्या रीड कर रहे हैं ये भी आप साथ साथ में रिपीट करते जाइएगा, इंटीग्रल ऑफ a पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। बुक में यहाँ पर ना ऐसा डॉट डॉट दिए हुए, डॉट डॉट, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो फंक्शन का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x है। आप मल्टीप्लिकेशन बोल के यहाँ डॉट नहीं लगाना, ठीक है? कहीं पर भी हमने डॉट नहीं लगा हुआ है। तो इंटीग्रल ऑफ a पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज a पावर x, कांस्टेंट है, डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इंप्लाई इंटीग्रल ऑफ a पावर x dx इज इक्वल टू a पावर x अपॉन log a प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये रिजल्ट आ गया तो इसका एक डिडक्शन देख लो, डिडक्शन इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx, e पावर x अपॉन log e प्लस log e यानी 1, तो इंटीग्रल ऑफ e पावर x प्लस, इससे भी आ जाता। अदरवाइज डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x है, इट गिव्स इंटीग्रल ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x। दोनों तरीके से आते हैं, डेफिनेशन से भी या डिडक्शन से, ठीक है? ये जनरल रिजल्ट हो गया एक्सपोनेंशियल का, ये पर्टिकुलर हो गया। कुछ एग्जांपल बोलो। इंटीग्रल ऑफ 5 पावर x, 5 पावर x log 5 प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 पावर x, एक बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ गया कि जब हम डेरिवेटिव करते तो डेरिवेटिव में चीजें मल्टीपल में होती थी, जब इंटीग्रल कर रहे तो इंटीग्रल में वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। डेरिवेटिव में कांस्टेंट, ये जब पावर फंक्शन का डेरिवेटिव थे मल्टीप्लिकेशन में होता था, इंटीग्रल में डिवीजन में, कुछ अलग फॉर्म में, बाद में हमने जनरलाइज किया इसको, ठीक है? तो ये हो गया पावर फंक्शन से तैयार होने वाला इंटीग्रल फार्मूला। देन लॉग फंक्शन से तैयार होने वाला इंटीग्रल फार्मूला, इसको ऐसा नहीं बोलना इंटीग्रल ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, नहीं, अभी वो आएगा, बाद में आएगा, टाइम है उसको। डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x है, तो इंटीग्रल ऑफ 1/x इज log x, ठीक है? पावर फंक्शन से तैयार किया कुछ इंटीग्रल फार्मूला, लॉग फंक्शन से तैयार किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से तैयार किया, ठीक है? ये तीन अभी फंक्शन देखे। इसके बाद में हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तैयार होने वाले फॉर्मूले, और इनवर्स फिर कुछ समय के बाद में आएंगे। अभी एक्सपोनेंशियल का जो रूल देखा, a पावर x का इंटीग्रल a पावर x अपॉन log a, और कुछ एग्जांपल देखे थे, तो वहां सब जगह हमने पॉजिटिव बेस लिया था, बिकॉज log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर। तो इसके साथ कंडीशन होनी चाहिए a ग्रेटर देन 0। लास्ट जो रिजल्ट है एक्सपोनेंशियल का, a ग्रेटर देन 0। अब कितने होंगे थे? पावर log एक्सपोनेंशियल 3। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए देखते हैं 4 ddx of sin x is equal to cos x, so therefore integration of cos x with respect to x is equal to sin x plus c। Number 5 ddx of cos x is equal to minus sin x, so therefore integration of minus sin
sin x with respect to x is equal to cos x। अभी माइनस ठीक नहीं है तो पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज माइनस cos x। अब हो गया सब ठीक, लगा दो प्लस c। अब यदि मान लो कुछ लोग यहाँ पर प्लस सी लगा भी देते हैं, ध्यान से सुनना भी, यदि यहाँ प्लस सी लगा देते हैं और हम माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता था, इंटीग्रल ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस cos x माइनस c। अब वो जो माइनस सी है उसको कुछ नया सिंबल दे सकते c1, यानी माइनस सी जो दिखता था उसको कुछ नया नाम दे देते थे c1 या c डैश या k। बेसिकली आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, हमको पता तो नहीं है उसकी वैल्यू क्या है, तो कोई तो भी कांस्टेंट होगा। तो यही दो लोगों के आंसर में डिफरेंस दिखने लगता था, एक का आंसर माइनस सी दिखता था, एक का आंसर c1 दिखता था। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसकी वजह से, कांस्टेंट की वजह से, फंक्शनल पार्ट सेम होता है। नंबर 6 sin x cos x, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec square x इज इक्वल टू tan x plus c। नंबर 7 डेरिवेटिव ऑफ cot x minus cos x square x। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ minus cos x square x dx is equal to cot x। प्लस से अभी लिखते हैं, बाद में कर लेते हैं, माइनस साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जनरल फंक्शन होएगा डेल cos x square। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x dx is minus cot x plus c, where c is constant of integration। नंबर 8 डेरिवेटिव ऑफ sec x is equal to sec x into tan x। तो therefore integration of sec x into tan x with respect to x is equal to sec x। हो गया ना सब कुछ ठीक, प्लस c प्लस c। नंबर 9 डेरिवेटिव ऑफ cosec x is equal to minus cosec x into cot x। तो therefore integration of minus cosec x into cot x with respect to x is equal to cosec x। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो therefore integration of cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x plus c। समझ में? यस सर। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स थे उनसे हमने इंटीग्रल के कुछ बेसिक फॉर्मूले तैयार किए। अब उनका जरा नेचर समझते हैं। इंटीग्रल ऑफ cos x मिल गया हमको, वो मिला sin x। इंटीग्रल ऑफ sin x मिला माइनस cos x। इंटीग्रल ऑफ tan x कहीं दिख रहा है क्या? तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल डायरेक्ट मिल गए, लेकिन उसके बाद में 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे, इंटीग्रल ऑफ tan x, इंटीग्रल ऑफ cot x, इंटीग्रल ऑफ sec x, इंटीग्रल ऑफ cosec x। वो अभी बेसिक डेरिवेटिव से तैयार होने वाले इंटीग्रल फॉर्मूले में अपीयर नहीं हुए हैं। ये तो जो हमारे पास 6 डेरिवेटिव्स थे वो डेरिवेटिव से तैयार होने वाले इंटीग्रल्स मिले हैं। तो दो मिले हमको sin x और cos x का इंटीग्रल, दो देखो कैसे, sec square x और cosec square x के इंटीग्रल है। इसका मतलब जो बचे हुए 4 है उनके स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन हो सकता है, जो अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है। sin square x का इंटीग्रेशन, cos square x का इंटीग्रेशन, tan square x का इंटीग्रेशन और cot square x का इंटीग्रेशन। आधी बात समझ में? केवल sec square x और cosec square x का इंटीग्रेशन अवेलेबल है, ठीक है। और प्रोडक्ट तो sec x into tan x का इंटीग्रल है, cosec x into cot x का इंटीग्रल है, sin x into cos x का भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसका इंटीग्रल हो सकता है। तो इनके अलावा और जो दूसरे फंक्शंस के प्रोडक्ट है उनके इंटीग्रल अभी नहीं है, मतलब अभी बहुत कुछ हमको पढ़ना बाकी है। अभी तो हम केवल जो बेसिक डेरिवेटिव्स थे उनसे जो इंटीग्रल मिल सकते हैं वो तैयार किए हैं। एक बार फिर से नेचर देख लो, केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल अभी मिले हैं, 4 के बाकी हैं। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर्स के इंटीग्रल एज अ फॉर्मूले हमको मिले हैं,
4 के बाकी है। और प्रोडक्ट में sec x tan x cosec x cot x और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनके इंटीग्रेशन जैसे जैसे हम आगे टाइम पढ़ते जाएंगे उसमें सीखने को मिलेगा। अभी जितने भी फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन कर रहे थे ये सारे फंक्शंस डायरेक्टली x पर डिपेंडेंट थे, वो x पावर n कहो या a पावर x कहो, e पावर x कहो, log x कहो, sin x, tan x, सॉरी ये sec स्क्वायर x, सभी x पर डिपेंडेंट थे। तो एक चीज तो नोट कीजिएगा, जिस फंक्शन का इंटीग्रल किया जाता है, ये सिंबल हो गया इंटीग्रल का, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे ये फंक्शन कहलाता है इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड फंक्शन इज कॉल्ड एज इंटीग्रैंड। फंक्शन का इंटीग्रैंड का इंटीग्रल किया जाता है और जो प्रोसेस होगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सेकंड पॉइंट, ये सारे फंक्शंस में यदि x की जगह ax plus b हो, if there is ax plus b instead of x in all above formulae, in all the above results और formulae। अभी तक के तो हम x की बात कर रहे हैं ना, तो रिजल्ट तो मालूम है सब। x की जगह यदि लीनियर एक्सप्रेशन हो ax plus b हो तो जो फॉर्मूले है वो ax plus b के साथ लिखे जाएंगे एज इट इज और डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट लिख देंगे। लॉजिक उसका, जब हम चेन रूल लगाते हैं डेरिवेटिव में तो चेन रूल करते समय इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं और a इंटू में आता था, यहाँ इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इफ देयर इज ax plus b instead of x in all the above formulae, then write the result, write the same result for ax plus b divided by a. What is a coefficient of x? Coefficient of x. ठीक है, अब देखो कैसे बन जाएंगे रिजल्ट। इंटीग्रल ऑफ ax plus b का पावर n dx क्या होना चाहिए, ax plus b का पावर n plus 1 अपॉन n plus 1। ये तो रिजल्ट हो गया। अब साथ में डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट लिखना है इनटू a, ठीक है, n इज नॉट इक्वल टू -1। सेकंड रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax plus b dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रल था log x, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा log ax plus b अपॉन a प्लस c। नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ a पावर px plus q dx। अब ये नहीं लिख सकते थे क्योंकि बेस में ये लिया हुआ है, तो a पावर x का इंटीग्रल जो होता है वो लगा देते इसके साथ में a पावर px plus q अपॉन log a p, तो a p को यहाँ प्लस c। नंबर 4, e पावर mx का इंटीग्रेशन, e पावर mx अपॉन m प्लस c। नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax plus b dx। अब ये ध्यान रखना, जब हम प्रूफ करते तो प्रूफ करते समय पहले इंटीग्रेशन ऑफ cos x मिलता क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ sin x से शुरू किए थे। इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x और इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस cos x। तो इंटीग्रल ऑफ sin ax plus b इज इक्वल टू माइनस cos ax plus b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपॉन a। यदि मान लो पूरे को भी डिवाइड कर दिया, तो c अपॉन a दिखेगा, उसको कोई नया कांस्टेंट बोल देंगे, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब होने के बाद में प्लस c लिख दो, ये बेटर है। c का रोल समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax plus b dx इज इक्वल टू sin ax plus b
बाकी के और लिखे जा सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। एक प्रोडक्ट वाला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec ax प्लस b, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, tan of ax plus b dx will be equal to sec ax plus b upon a plus c, दोनों जगह एंगल सेम होने चाहिए। तो ऐसे इसके लिए ax plus b यदि था तो रिजल्ट अपॉन a, यहाँ पर भी ax plus b रहा तो रिजल्ट अपॉन a कंप्लीट, ठीक है। तो आज हमने स्टैंडर्ड डेरिवेटिव से इंटीग्रल के फॉर्मूले डिराइव किए। ये सारे फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे कल कुछ बेसिक इनके एग्जांपल्स देखेंगे और रिजल्ट प्रूव करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।